तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिकेशंस, ठीक है, किसके बारे में? इंडिकेशंस के बारे में। क्या होता है, जो भी हम एलपीटी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? इंडिकेशंस के लिए कर रहे हैं कि हमें क्या हो कि कुछ इंडिकेशंस आए जिससे हम समझें कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पर डिफेक्ट है, ठीक है। तो जैसे एमपीटी में हमने डिस्कस किए थे, ऐसे ही सिमिलर क्या होता है कि इंडिकेशंस जो रहते हैं एलपीटी के अंदर भी सेम रहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के इंडिकेशंस आते हैं। एक आता है ट्रू इंडिकेशंस और सेकंड आता है फॉल्स इंडिकेशंस। फॉल्स इंडिकेशंस हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो फॉल्स इंडिकेशंस को पहले समझ लेंगे। फॉल्स इंडिकेशंस वो इंडिकेशंस होते हैं जो हमारी कमियों की वजह से आते हैं, जो हमारी कमियों की वजह से आते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉल्स इंडिकेशन। वो कमियां क्या क्या हो सकती हैं? जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है, अगर उस प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किए तो वो भी हमारी एक कमी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने प्री क्लीनिंग सही से नहीं किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है आपकी, अगर आपने उसको सही से नहीं किया तो क्या आएंगे? फॉल्स इंडिकेशंस आएंगे। या फिर आपको जो प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि जो ड्यूअल टाइम है वो 6 मिनट देना है और आपने क्या किया, 4 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़ दिया या फिर ज़्यादा समय के लिए छोड़ दिया, तब भी क्या है? फॉल्स इंडिकेशंस आने के चांसेस हैं। या आपने एलपीटी किया और जो डेवलपिंग टाइम था 3 मिनट 4 मिनट, वो सही से आप नहीं दिए, ज़्यादा दिए या कम दिए, तो उसकी वजह से भी क्या आ सकते हैं? फॉल्स इंडिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने जब एलपीटी किया, जैसे कोई वेल्डिंग है और वहाँ पे आपने क्या किया? एलपीटी किया और वहाँ पे आपके फिंगर मार्क लग गए, या फिर क्या हुआ कि लिक्विड कोई गिर गया, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? फॉल्स इंडिकेशंस आएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या करना है कि हमें बचना है। अगर जो भी प्रोसीजर में है उसको सही से फॉलो करेंगे, ठीक है। कोई लिक्विड वगैरह ना गिरे, इसको भी देखेंगे। कोई मैकेनिकल फोर्स भी अप्लाई नहीं हो, उसको भी देखेंगे। और क्या रहेगा, जो पेनिट्रेंट जिस तरह से अप्लाई करना है उसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे फॉल्स इंडिकेशन नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रू इंडिकेशंस की। ट्रू इंडिकेशंस का मतलब यानी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या डिसकंटिन्यूटी है या फिर डिफेक्ट है। ट्रू इंडिकेशन हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन रेलेवेंट इंडिकेशन, सेकंड होता है रेलेवेंट इंडिकेशन, ठीक है। नॉन रेलेवेंट इंडिकेशंस और रेलेवेंट इंडिकेशंस ये समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन रेलेवेंट इंडिकेशंस क्या होते हैं। नॉन रेलेवेंट इंडिकेशंस वो इंडिकेशंस होते हैं जो ज्योमेट्री की वजह से आते हैं। ज्योमेट्री का क्या मतलब है? अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी मटेरियल है, उसमें क्या है, रिवेट हम लगाएंगे या स्क्रू वगैरह, जो नट बोल्ट जब हम टाइट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ गैप रह जाता है, ठीक है। वहां पर हमारा डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ गैप की वजह से वहां पर पेनिट्रेंट सिप कर जाएगा, और जब आप डेवलपर अप्लाई करेंगे तो वो जो सिप किया हुआ पेनिट्रेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? इंडिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम उसे डिफेक्ट हमें काउंट नहीं करना है। हमें पता है कि वहां पे क्या है, नट बोल्ट की वजह से क्या है कि एक इंडिकेशन मिल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रेलेवेंट इंडिकेशन। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो ज्योमेट्री की वजह से आ रहा है तो नॉन रेलेवेंट इंडिकेशन ही होगा। ये भी हो सकता है, उसको देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कितना हमारा गैप है। अब हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है। जब ज़्यादा होगा तो हम उसे फिर डिफेक्ट में काउंट करेंगे, उसको नॉन रेलेवेंट इंडिकेशंस में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो ज्योमेट्री की वजह से जो इंडिकेशंस आ रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन रेलेवेंट इंडिकेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो स्क्रू है वो ब्रेक हो या फिर उसमें ज़्यादा ही गैप हो, तो उस केस में फिर हम उसको क्या करेंगे, हम रिलेवेंट इंडिकेशन में काउंट करेंगे, यानी कि फिर वो डिफेक्ट में काउंट होगा। जो ज्योमेट्री की वजह से हल्का सा आना चाहिए डिसकंटिन्यूटी, तो वो हमारा नॉन रेलेवेंट इंडिकेशन होगा। अगर एक्चुअल में फिर ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन आ रहा है तो उस केस में हमारा क्या होगा? रिलेवेंट इंडिकेशन होगा या फिर वो डिफेक्ट होगा, ठीक है। रिलेवेंट इंडिकेशंस की बात करें, यानी कि वो इंडिकेशन होते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है जिसको हम डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट में काउंट करना है। नॉन रिलेवेंट ये जो हमारा आता है वो ज्योमेट्री की वजह से आता है,
जो भी हमने बताया था, ठीक है। जैसे रिवेट वगैरह लगा हुआ है तो उस केस में हमारा क्या होता है, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। अब हमें पता है कि रिवेट वगैरह लगा हुआ है तो कितना गैप होना चाहिए, उस हिसाब से हमें इंडिकेशन मिल रहा है तो हम उसको काउंट कर लेंगे नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। अब ज़्यादा ही बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, उसे डिफेक्ट में काउंट करेंगे। रिलेवेंट इंडिकेशन यानी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, डिसकंटिन्यूटी है या फिर डिफेक्ट। ये जो हमारे रिलेवेंट इंडिकेशन होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर इंडिकेशन, सेकंड होता है हमारा राउंडेड इंडिकेशन। ठीक है, लीनियर इंडिकेशन वो इंडिकेशन कहलाता है जिसकी लेंथ इज ग्रेटर देन हो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ के। ठीक है, तो वो इंडिकेशन हमारा कहलाएगा लीनियर इंडिकेशन। अगर हम इसे समझे लंबाई जो है वो 3 गुना से अधिक होगी चौड़ाई से तो वो हमारा लीनियर इंडिकेशन है। राउंडेड इंडिकेशन क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू और लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, वो हमारा कहलाता है राउंडेड इंडिकेशन। लंबाई जो है वो 3 गुना चौड़ाई से कम हो या बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे राउंडेड इंडिकेशन। इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे। जैसे कोई हमें इंडिकेशन इस तरह से मिला, ठीक है, तो हमें पता है जो ज़्यादा वाली डायमेंशन होती है उसको हम हमेशा लेंथ काउंट करते हैं और जो कम वाली है उसको विड्थ काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी लेंथ हो जाएगी और ये वाली हमारी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो विड्थ है 2 mm है और ये जो लेंथ है वो लगभग 7 mm है। ठीक है, अब लीनियर इंडिकेशन के लिए आपको लिखा हुआ है लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। इसका 3 टाइम्स अगर हम करेंगे विड्थ का तो होता है 6। ठीक है, यानी कि अगर देखें तो 6 mm। अब ये जो डायमेंशन है हमारी क्या है, 7 mm, यानी 3 टाइम्स से अधिक है। तो इसका मतलब ये वाला जो इंडिकेशन है हमारा लीनियर इंडिकेशन कहलाएगा, 3 गुना से अधिक है चौड़ाई से, तो वो हमारा लीनियर इंडिकेशन है। अगर हम राउंडेड की बात करें, जैसे कोई इंडिकेशन हमें कुछ इस तरह से मिला, ठीक है, यहाँ है 2 mm और यहाँ कितना है 5 mm, तो अगर हम ये 2 mm इसका अगर 3 टाइम्स करें तो होता है 6 और ये 6 से क्या है, लेस है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये कैसा इंडिकेशन है, राउंडेड इंडिकेशन। ठीक है, या अगर इधर 6 भी होता तब भी हमारा क्या होगा, वो राउंडेड इंडिकेशन होगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी, इंडिकेशन समझ में आए होंगे। ट्रू इंडिकेशन होता है, फॉल्स इंडिकेशन जो हमारी कमियों की वजह से आते हैं। ठीक है, तो वो कमियां हमें नहीं करना है, तभी हमारा क्या होगा, एलपीटी ठीक से होगा। अगर फॉल्स इंडिकेशन आएंगे तो उस केस में फिर हमें एलपीटी दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रू इंडिकेशन में नॉन रेलेवेंट, रेलेवेंट यानी कि ज्योमेट्री की वजह से आता है यानी एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, लीनियर इंडिकेशन, राउंडेड इंडिकेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है कि लीनियर इंडिकेशन और राउंडेड इंडिकेशन क्या होते हैं। यहाँ से चीज़ें समझ में आई होंगी कि लीनियर और राउंडेड का क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है, इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो होता है हमारा ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 and 2 अपेंडिक्स। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 and 2 अपेंडिक्स 8 है तो इसका मतलब LPT के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात हो रही है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और प्रोसीजर कोड हमेशा याद रखना है। अगर प्रोसीजर कोड की बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6। ठीक है, अगर हम ASME सेक्शन 5 की बात करें तो ये किसका कोड होता है, हमारा NDT का कोड होता है। इसमें आर्टिकल अगर ऐड कर दिए जाए तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि LPT, MPT, UT किसकी बात हो रही है, किस मेथड की बात हो रही है।
तो ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 एंड 2 अपेंडिक्स 8 क्या कहता है कि अगर क्रैक आ रहा है या फिर लैक ऑफ फ्यूजन आ रहा है या फिर लैक ऑफ पेनिट्रेशन आ रहा है तो आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। क्रैक आ रहा है या फिर लैक ऑफ फ्यूजन आ रहा है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन आ रहा है, तो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि लीनियर इंडिकेशन जो है 1.5 mm तक ही क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 1.5 mm तक क्या है, एक्सेप्टेबल है। कौन सा? लीनियर इंडिकेशन। थर्ड पॉइंट हमारा है राउंडेड इंडिकेशन। ये हमारा 5 mm तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एज टू एज डिस्टेंस 1.5 mm तक एक्सेप्टेबल है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि क्रैक है, लैक ऑफ फ्यूजन है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, तो उसको किसी भी हाल में हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो क्रैक है वो हमेशा क्या होता है, लोड जैसे जैसे उस पर पड़ेगा तो वो जो क्रैक है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के कुछ समय बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो सकता है, एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। लैक ऑफ फ्यूजन है, इसको भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, इसको रिजेक्ट करना है। लीनियर इंडिकेशन जो है, अगर हमारा 1.5 mm तक आ रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे 1.4 आ रहा है, 1.3 mm आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1.5 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, राउंडेड इंडिकेशन जो है वो हमारा 5 mm तक क्या है, एक्सेप्टेबल है। जैसे 4 mm, 3 mm, ये जितना भी आएगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 5 mm से ज़्यादा आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एज टू एज डिस्टेंस लिखा हुआ है। जैसे एज टू एज डिस्टेंस का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोरोसिटी आती है तो पोरोसिटी कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो ये जो होल होते हैं, एक होल से लेकर दूसरे होल की जो डिस्टेंस है वो 1.5 mm तक है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एज टू एज डिस्टेंस का मतलब होता है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, ये जो इंडिकेशन है, जो पोरोसिटी है वो कितने mm का है, उसको भी देखेंगे और एज टू एज डिस्टेंस को भी देखेंगे। तो एज टू एज डिस्टेंस का ये मतलब था कि 1.5 mm तक क्या होनी चाहिए, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये भी बात क्लियर हुई होगी आपको कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या कहता है और इसका कोड क्या है। ठीक है, प्रोसीजर कोड भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है, ये दो चीजें। ठीक है, HAZ की क्या फुल फॉर्म होती है, हीट अफेक्टेड जोन। देखिए, हीट अफेक्टेड जोन का क्या मतलब है, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे वेल्ड हुआ है, तो उससे क्या होता है, जब हम यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग की वजह से हमारा आसपास का एरिया भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। उस हीट होने की वजह से ये जो आसपास का एरिया है, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। उस चेंजेस की वजह से यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब एलपीटी करते हैं तो एलपीटी सिर्फ हम इस पे नहीं करते, सिर्फ वेल्डिंग पे नहीं करते, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, HAZ एरिया को भी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बताया कि जो HAZ एरिया है, यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आ सकता है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जब हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो इस वेल्डिंग की वजह से आसपास का एरिया भी हीट होगा, और हीट होने की वजह से उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस की वजह से क्या आ सकती है, डिसकंटिन्यूटी या फिर डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है HAZ एरिया। ठीक है, या हीट अफेक्टेड जोन।
जिसको बोलते हैं। जब हम एलपीटी करते हैं तो 25 mm से लेके 50 mm तक का एरिया हम क्या करते हैं, कवर करके चलते हैं। अगर हम एमपीटी की बात करें, क्योंकि उसमें ये पॉइंट मिस हो गया है, तो अगर एमपीटी की बात करें तो उसमें हम कितना लेके चलते हैं, 50 mm, ठीक है। लेकिन एलपीटी के केस में जो हमारा HZ होगा वो 25 mm से लेके 50 mm तक हमें क्या होगा, वो एरिया कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम एक कंफर्म हो जाएंगे कि वहां पर डिफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा HZ, हीट इफेक्टेड जोन, यानी कि जो हम वेल्डिंग करते हैं उसकी वजह से आसपास का एरिया भी हीट हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस की वजह से कोई भी डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट आ सकता है। ये होता है हमारा HZ। एक पॉइंट कैपिलरी रिएक्शन में छूटा हुआ है, उसको भी देख लेंगे जब हम प्रिंसिपल बताए थे कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला भी होता है एलिवेशन का, H इक्वल टू होता है 2 गामा cos थीटा बाई रो जी आर। ये जो फॉर्मूला है ये बताएगा कि कितना कैपिलरी राइज करेगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी हमें क्या कैपिलरी रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो कितना राइज करेगा, ये उसका फॉर्मूला है। H4 होता है एलिवेशन, ठीक है। ये होता है गामा, डिनोट करता है यह सरफेस टेंशन जो है वो डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। ये कांटेक्ट एंगल, ठीक है। ये हमारा रो यानी कि डेंसिटी, ये हमारा होता है ग्रेविटी, और ये हमारा रेडियस ऑफ द ट्यूब। जो हम पेंसिल लिए हैं या बीकर लिए हैं उसमें जो ट्यूब डाले हैं उसकी रेडियस अगर जैसे जैसे बढ़ेगी तो फिर एलिवेशन उस हिसाब से होगा, यानी कि अगर देखें तो एलिवेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी अगर बढ़ेगी तब भी एलिवेशन कम हो जाएगा। अगर डेंसिटी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब भी क्या होगा कि हमारा एलिवेशन कम होगा। यहाँ से अगर समझे सरफेस टेंशन अगर बढ़ेगी जैसे जैसे तो हमारा एलिवेशन बढ़ेगा। अगर कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो कम होगा तो हमारा क्या होगा, एलिवेशन होगा। क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल कम होगा तभी कॉस के साथ में जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो एलिवेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है कैपिलरी रिएक्शन में एलिवेशन का, H इक्वल टू 2 गामा cos थीटा बाई रो जी आर, ठीक है।